हेलो एमर्स। तो एक बार पुनः हम लोग अपने टॉपिक जिसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स को आगे बढ़ाने के लिए आ चुके हैं। और इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हम लोगों ने सीख लिया था कि इलास्टिसिटी क्या होता है, जहाँ पे हम लोगों ने समझा था कि सॉलिड्स की एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें हम सॉलिड के ऊपर यानी कोई सॉलिड बॉडी है उसके ऊपर अगर हम फोर्स लगाते हैं तो उसके कारण उसके शेप में क्या आता है, चेंज आता है। और चेंज वो तब तक ही रहता है जब तक वो फोर्स रहता है। जो ही हम उस फोर्स को हटाते हैं वो जो बॉडी जिस बॉडी के शेप में चेंज आया था वो पुनः वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था में चली जाती है, यानी जो शेप में चेंज हुआ था वो खत्म हो जाता है। तो इसी गुण को हम लोग इलास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है, कि जब तक फोर्स लगाऊं तब तक बॉडी के शेप में चेंज आ जाए, लेकिन जो ही फोर्स हटाऊं बॉडी जिस अवस्था में थी, जिस शेप में, जिस आकार में, जिस बनावट में थी, उसी अवस्था में पुनः वापस आ जाए। तो इसी गुण को इलास्टिसिटी कहते हैं। अब जैसा कि पिछले वीडियो के अंदर ये हम लोगों ने देख लिया था कि इलास्टिसिटी क्यों आती है, तो ये तो हमको समझना नहीं है कि इलास्टिसिटी क्यों आती है। इसी के लिए तो पूरा का पूरा वीडियो बना है इलास्टिसिटी का, है ना। अब इलास्टिसिटी के अंदर दो बातें तो क्लियर हो गई कि एक तो क्या आएगा भैया, इलास्टिसिटी मतलब ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये क्या है, गुण है। और इस गुण को एक सॉलिड को, एक ऑब्जेक्ट को, यानी एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो क्या है, सॉलिड है, उसको ये गुण दिखाने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। किन दो चीजों की? सबसे पहली चीज कि भैया एक फोर्स होनी चाहिए, है ना, यानी एक फोर्स आनी चाहिए। फोर्स आएगी नहीं तो फिर इलास्टिसिटी भी नहीं आएगी। तो पहली बात तो ये क्लियर होगी कि यानी एक फोर्स चाहिए। दूसरा, फोर्स आ भी गया तो क्या बोलते हैं, जो ऑब्जेक्ट है उसके शेप में क्या आना चाहिए, चेंज आना चाहिए, है ना। तो यानी इलास्टिसिटी के लिए दो चीजें जरूरी है, इन दो चीजों की रिक्वायरमेंट है, एक तो फोर्स, दूसरा चेंज। अब बहुत जरूरी है इन चीजों को पकड़ना कि एक फोर्स और दूसरा चेंज। अब क्या होता है फोर्स, क्या होता है चेंज, इसको पकड़िए। देखिए ये जो फोर्स होता है इसी को हम लोग अपनी टर्मिनोलॉजी के अंदर, दैट मींस फिजिक्स की टर्मिनोलॉजी में हम लोग बोलेंगे स्ट्रेस, हिंदी में बोलते हैं प्रतिबल। ठीक है, और ये जो चेंज आया है इस चेंज को हम लोग बोलेंगे स्ट्रेन, यानी विकृति। यानी एक ऑब्जेक्ट अपने अंदर इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी तभी शो करेगा जब उसके पास दो चीजें नजर आएंगी, एक तो स्ट्रेस और दूसरा स्ट्रेन। क्लियर है? अब ये स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, यही समझना है। इलास्टिसिटी है क्या, ये जान चुके हैं हम, क्यों आती है ये जान चुका हूं मैं, लेकिन ये दिखेगा कैसे, क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है। तो ये दो चीजों की रिक्वायरमेंट, तभी आप बोल सकते हो कि इलास्टिसिटी इस पदार्थ के अंदर है। ओके, अब थोड़ा समझते हैं हम लोग कि ये स्ट्रेस क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसको पकड़ेंगे, फिर इसको पकड़ेंगे, सबमर्ज कर देंगे, टॉपिक खत्म आज का। ठीक है, बस इतना ही करना है हमको। चलिए समझते हैं हम लोग स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस की अगर बात करेंगे हम लोग तो ये स्ट्रेस एक्चुअल में उस रिस्टोरिंग फोर्स को कहते हैं, उस रिस्टोरिंग फोर्स को कहते हैं जिसके कारण बॉडी पुनः अपनी अवस्था में वापस आएगी, यानी जिस शेप में थी पहले उसी शेप में वापस आएगी। तो किसके कारण आएगी, उस रिस्टोरिंग फोर्स के कारण। और वही रिस्टोरिंग फोर्स हमारा क्या कहलाता है, स्ट्रेस कहलाता है। बहुत जरूरी है इसको समझना। कैसे? जैसे देखिए, मान लीजिए कि मैंने एक बॉडी को पकड़ा और इस बॉडी को यहाँ पे क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। ठीक है, फिक्स कर दिया। फिक्स करने के बाद मैंने इसके ऊपर एक फोर्स लगाया, ऐसे लगाया। अब जब मैंने इधर की ओर फोर्स लगाया तो होगा क्या कि इसके मॉलिक्यूल्स को मैं कहाँ खींच रहा हूँ, बाहर की ओर खींच रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो के अंदर ही समझाया था, थोड़ा सा मैं और बड़ा बनाता हूँ ताकि आप और अच्छे से समझ पाए। ये फिक्स है इस साइड से। अब मैंने इधर से फोर्स लगाया तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं और यहाँ पे भी मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, ये सब मॉलिक्यूल्स हैं। मैं अगर फोर्स लगा रहा हूँ तो 100% इधर से तो फिक्स है, तो बॉडी मूव तो करेगी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। होगा क्या, तो होगा ये कि जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है वो बढ़ेगा। यही तो होगा, जब मैं खींच रहा हूँ किसी चीज को तो क्या होगा, इस क्या बोलते हैं, बॉडी का जो शेप है वो चेंज होगा। शेप कैसे चेंज होगा, देखो पहले शुरुआत में लंबाई अगर मैं फोर्स न लगाऊं तो कितनी रही होगी, मान लेता हूँ L, लेकिन जब मैं ये फोर्स लगा रहा हूँ तो क्या हो रहा है, बॉडी की लंबाई में एक्सटेंशन हो रहा है, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, खींच रहा हूँ। खींचूंगा तो बॉडी की लंबाई में क्या आएगा, चेंज आएगा, यानी थोड़ा बहुत क्या होगा, लंबाई में वृद्धि आएगा। वृद्धि आने का मतलब क्या, लंबाई का मतलब शेप, भाई शेप से जुड़ा होता है लंबाई। लंबाई में चेंज, दैट मींस
शेप में चेंज, तो शेप में तो चेंज आएगा ना। पहले क्या दिख रहा था, पहले छोटा दिख रहा था, अब क्या दिखने लगेगा, लंबा दिखने लगेगा, सीधा अर्थ है। तो शेप में चेंज आ गया। तो शेप में चेंज आया कैसे, क्योंकि मैंने ये फोर्स लगाया, फोर्स लगाने से क्या हुआ कि ये मॉलिक्यूल्स दूर आने लगे। और आपको पता है पिछले ही वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि भैया जिस अवस्था में है ये, वो अवस्था इनकी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी वाली है, यानी वो स्टेबल वाले पोर्शन में है ना। क्योंकि एक पदार्थ के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जिस अवस्था में आपको दिख रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर कोई हलचल नहीं हो रही है, तो इसका कारण ये है क्योंकि उनके जो मॉलिक्यूल्स है उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मिनिमम है। अब मैं अगर फोर्स लगा के उनके इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस को क्या कर रहा हूँ, छेड़छाड़ कर रहा हूँ। अगर दूर करूंगा तो क्या करेंगे, वो अट्रैक्शन फोर्स के कारण खींच के पास लाने का प्रयास करेंगे ताकि वो स्टेबल रहे, क्योंकि जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहेंगे। ये भी बात ध्यान दीजिए, यहाँ पे इनर्शिया का भी केस आप लागू कर सकते हैं, ठीक है। तो इनर्शिया वाला केस भी लागू होगा कि भैया जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहेंगे। क्यों रहना चाहेंगे, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो जिस पॉइंट पे थे, जिस डिस्टेंस के साथ वो जुड़े हुए थे, वहीं पे रहना चाहेंगे। अगर आप दूर लेके जाओगे तो खींच के पास लेके आने का प्रयास करेंगे, क्योंकि पास में आएंगे तभी स्टेबल रहेंगे। और अगर सटा रहे हैं, यानी क्या कर रहे हैं, नजदीक लेके जा रहे हैं, तो फिर ये दूर जाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, दूर लेके जा रहा हूँ, तो क्या होगा, यहाँ पे अंदर की ओर एक फोर्स बनना स्टार्ट हो जाएगी। जितना मैं इनको दूर ले जाऊंगा उतना अंदर की ओर क्या बनना स्टार्ट हो जाएगा, एक फोर्स। और इस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स, है ना, रिस्टोरिंग फोर्स। और ये कौन सा फोर्स है भैया, एक्सटर्नल फोर्स। लेकिन इलास्टिसिटी के केस में, और यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे इसको, डिफॉर्मिंग फोर्स। ये डिफॉर्मिंग फोर्स है, ठीक है। तो स्ट्रेस क्या होता है भाई, स्ट्रेस वो रिस्टोरिंग फोर्स होता है जो एक ऑब्जेक्ट के यूनिट क्रॉस सेक्शन पे लग रहा होता है, या यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया पे लग रहा होता है, ठीक है। समझ में आया ना, बिल्कुल। अब यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, क्रॉस सेक्शन का मतलब आप जानते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बोलते हैं। क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, मतलब ये पूरी बॉडी है। ये पूरी बॉडी को अगर मैं क्या कर दूं, ऐसे खड़ा काट दूं, तो फिर आपको ऐसे सर्कुलर शेप में, मतलब ऐसे दिखाऊंगा तो ऐसे ही तो दिखेगा। तो ये जो आपको दिख रहा है यही क्या, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है ना। यानी जो आपको दिख रहा है, जो टच हो पा रहा है आगे की ओर, जो इसका पोर्शन है, इस पोर्शन का एरिया, ओके। इस पोर्शन के एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया। इसको कभी मत भूलिएगा। क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब इसको काट दिया, या मत काटो तो भी देखो, तो अगर इसका सामने का जो फ्रंट वाला पोर्शन दिख रहा है ना, इस पोर्शन का जो एरिया है, इसका क्या कहलाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया। सिंपल मतलब यही है। तो ये कह रहा है कि इसके यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया पे जितना, मतलब एक ऑब्जेक्ट है उसके यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया में जितना रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रहा है, या जितना रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है इस डिफॉर्मिंग फोर्स के आने के कारण, वही क्या कहलाएगा, स्ट्रेस कहलाएगा। अब अगर स्ट्रेस नहीं आता है तो इलास्टिसिटी भी नहीं आएगी। समझ में आया। अगर कई लोग, कई महानुभाव दो चीजों को पकड़ेंगे, कैसे, उनके मन में चल रहा होगा कि ये जितना मैंने फोर्स लगाया है वही मेरा क्या है, स्ट्रेस वाला फोर्स है। क्योंकि यहाँ पे देखो, स्ट्रेस मतलब यहाँ भी फोर्स ही है, वो एक प्रकार का क्या है, फोर्स है। बस जितना एक यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया में लग रहा है। तो हमारे पास तो फोर्स दो है, एक तो डिफॉर्मिंग वाला, एक रिस्टोरिंग वाला। तो कई लोगों के मन में क्या चल रहा होगा कि भैया जो डिफॉर्मिंग फोर्स है वही हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रेस हो जाएगा। लेकिन अगर एक्चुअलिटी में इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट देखोगे तो इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि भैया बाद में उसको क्या करना है, बाद में क्या करना है, उसको पुनः रीगेन करना है अपने शेप को, ठीक है। अब बाद में तो ये तुम्हारा एक्सटर्नल फोर्स या डिफॉर्मिंग फोर्स रहेगा ही नहीं, तो इसका मतलब स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, है ना। अरे हाँ ना बोलो, है ना। तो एक्चुअल में इस कारण तो इलास्टिसिटी आती ही नहीं है ना, रीगेन तो इसके कारण होता है ना। इस कारण ये वाला ही फोर्स मैं लूंगा। क्लियर है, क्यों ले रहा हूं, इस वाले को नहीं ले रहा हूं। आई बात समझ में, बिल्कुल। अच्छा, एक बात, दूसरी बात कि हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है कि भैया जितना मैं बाहर की ओर फोर्स लगाते जाऊंगा उतना ही रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ते जाएगा। दैट मींस मैं ये बोल सकता हूं कि एक्सटर्नल या डिफॉर्मिंग फोर्स जो होता है, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ये जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है, ऐसे बोल देता हूं मैं कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो एक्चुअल में किसके बराबर है, उस डिफॉर्मिंग फोर्स के ही बराबर है ना। जितना डिफॉर्मिंग फोर्स लगाऊंगा उतना ही क्या लगेगा, रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ते जाएगा। जितना बढ़ाऊंगा उतना बढ़ते जाएगा, लेकिन याद रखेंगे एक लिमिट तक। क्लियर है। अब ध्यान से समझना, जितना डिफॉर्मिंग फोर्स उतना रिस्टोरिंग फोर्स, मतलब उतना ही बॉडी के शेप में क्या आ रहा होगा, चेंज।
लेकिन बॉडी के शेप में ये जो चेंज आ रहा है वो कैसा चेंज है, टेम्परेरी है, और तब तक ही होगा जब तक कि ये चेंज टेम्परेरी हो। जो ही परमानेंट हुआ रिस्टोरिंग फोर्स की कहानी क्या हो जाएगी, खत्म, क्योंकि अब वो रिस्टोर नहीं कर सकता। रिस्टोर नहीं कर सकता तो चेंज क्या हो सकता है, चेंज क्या हो जाएगा, परमानेंट। याद रखेंगे इलास्टिसिटी एक लिमिट तक वर्क करती है, बार बार, नहीं तो आप भूल जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। एक लिमिट तक ही होती है, मतलब ये भी जो गुण है, जैसे आप बोलते हैं ना कि एक व्यक्ति अच्छा है, तो अच्छाई का भी जो गुण होता है वो लिमिट तक होता है, एक फिक्स कंडीशन तक ही होता है। कंडीशन चेंज कर देंगे तो अच्छाई फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, बुराई में। ठीक है, वही सेम कहानी यहाँ पे भी है। ओके, आई थिंक बातें समझ में आ रही होंगी आपको। ये जो इलास्टिसिटी वाला गुण है वो एक लिमिट तक काम करेगा, यानी डिफॉर्मिंग फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स के जब तक बराबर चल रही है तब तक इलास्टिसिटी है। जो ही ऐसा होगा कि डिफॉर्मिंग फोर्स बड़ी हो गई रिस्टोरिंग फोर्स से, गेम क्या हो गया, चेंज, अब परमानेंट चेंज आ चुका है, दैट मींस प्लास्टिसिटी आ चुकी है बॉडी के अंदर। क्लियर है? तो अगर मैं स्ट्रेस के बारे में लिखूं तो क्या मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, स्ट्रेस के बारे में, यानी प्रतिबल। हिंदी में बोला जाए तो बोलेंगे एकांक अनुप्रस्थ काट पर लगने वाला, एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर लगने वाला आंतरिक बल। देखिए हिंदी मुझे नहीं समझ में आ रहा है इसका, इसलिए मैं इसको आंतरिक बल बोल रहा हूँ, बाकी मैं इसको यहाँ पे क्या बोलूँगा, रिस्टोरिंग फोर्स। इसको हिंदी में मैं संचित बल भी बोल सकता था। ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स प्रतिबल कहलाता है, प्रतिबल कहलाता है। ठीक है, स्ट्रेस क्या है, अब इसको इंग्लिश में बोला जाए तो इट इज अ रिस्टोरिंग फोर्स, इट इज रिस्टोरिंग फोर्स which act upon unit cross section area of body। ठीक है, बॉडी भी लिखा तो याद रखिएगा सॉलिड है वो। ठीक है, क्लियर है? ये आपका क्या होता है, स्ट्रेस होता है। ठीक है, दिखाई दे रहा है? स्ट्रेस को हम लोग डिफाइन करते हैं सिग्मा से। किससे डिफाइन करते हैं, सिग्मा से। और सिग्मा जो होता है, यानी सिग्मा इज इक्वल टू जो होता है वो होता है FR अपॉन 8। नहीं दिखाई दे रहा है? FR अपॉन A होता है। FR क्या है, सबका रिस्टोरिंग फोर्स है, और ये क्या है, यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। यहाँ पे एकांक बोलना जरूरी है, यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात हो रही है। ठीक है, तो याद रखेंगे यहाँ पे जो आपका इधर की ओर क्या लगेगा, FR लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि मैं बाहर की ओर खींच रहा हूँ। अच्छा, मैं एक दूसरी इमेज बनाता हूँ, और मान लीजिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, अंदर की ओर फोर्स लगा रहा हूँ। ये क्या है, टेंशन फोर्स है, क्योंकि खींच रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कंप्रेशन लगा रहा हूँ, यानी ये क्या है आपका, कंप्रेशन है ना, ये दबाव डाल रहा हूँ। तब क्या होगा, मॉलिक्यूल्स को पास करना चाह रहा हूँ, और मॉलिक्यूल्स को यदि पास करूंगा तो इसका मतलब क्या होगा भाई, सीधा ये क्या करेंगे, रिपल्सन करना स्टार्ट करेंगे। यानी जब इनके ऊपर फोर्स लगा के ऐसे अंदर की ओर पास करूंगा तो रिस्टोरिंग फोर्स जो होगा मेरा कुछ ऐसे लगेगा, इधर की ओर, है ना। जब मैं इधर की ओर लगाऊंगा तो इधर की ओर रिस्टोरिंग फोर्स, और जब मैं बाहर की ओर लगाऊंगा तो फिर अंदर की ओर रिस्टोरिंग फोर्स। क्लियर है? यानी ऑलवेज डिफॉर्मिंग फोर्स, यहाँ पे नोट करके लिख देता हूं मैं, समझदारों के लिए नोट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा भी आपका दिमाग स्प्लिट हुआ तो गड़बड़ा जाएगा कि FR
यानी रिस्टोरिंग फोर्स, क्या लिख रहा हूँ बार बार, और यहाँ पे क्या है डिफॉर्मिंग फोर्स, क्या होगा डिफॉर्मिंग फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट होगी, ऑलवेज अपोजिट होगी। ठीक है, आई थिंक बात समझ में आ गई, आया ना। हिंदी वाले भी अपने आराम से समझ सकते हैं क्योंकि प्रतिबल लिखा है तो यानी बल का उत्तर देने वाला बल है ये, यानी अगर आप बॉडी के ऊपर क्या कर रहे हो, बल लगा रहे हो, तो उसके प्रति ये बल लग रहा है, आई बात समझ में। उसके प्रति मतलब अगर आप ये फोर्स लगाओगे तो उसका उत्तर देने के लिए जो बल लगता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिबल। ठीक है, ये फोर्स क्या चाहता है, बॉडी के अंदर चेंज लाना चाहता है, लेकिन बॉडी अपने इनिशियल स्टेज को कभी चेंज करना नहीं चाहिए और नहीं करना चाहती है, इसलिए वो क्या करती है, अंदर से एक फोर्स निकालती है, उसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेस। ठीक है, आई बात समझ में, कैसा लो, बिल्कुल। ये कहाँ से आता है ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगर मैं इन दोनों बातों को पकड़ूं या दोनों फिगर्स को पकड़ूं तो एक्चुअल में जानते हैं क्या है ये, एक्चुअल में ये जो केस आपको दिख रहा है ये आप पहले भी पढ़ के आ चुके हो, ये आपका इक्विलिब्रियम का केस है ना। अगर आप देखो तो ये कैसा केस है, इक्विलिब्रियम का। इक्विलिब्रियम के केस का अर्थ क्या होता है कि भैया बॉडी के ऊपर फोर्स लगेगी, बाहर से फोर्स लगेगा, लेकिन फिर भी बॉडी के स्टेट में कोई चेंज नहीं आएगा। और यहाँ पे देखो ये तो रुका हुआ है, तो इसलिए कैसा है ये, स्टैटिक इक्विलिब्रियम है ना, मोशन नहीं हो रहा है। तो याद रखेंगे कि जो हम देखते हैं एक इलास्टिसिटी कैसे ऑब्जेक्ट के अंदर होती है, जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होता है। क्लियर है, कैसा, कई सारे पॉइंट्स हैं, इनको छोटा छोटा ही है लेकिन आपके माइंड में रखना इसको बहुत जरूरी है। ओके, अब आगे बढ़ा जाए, देखा जाए टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, है ना। वैसे स्ट्रेस आप बहुत बार सुने होंगे अपने लाइफ में, है ना। ये वही स्ट्रेस है, जानते हैं कैसा स्ट्रेस है, ये वही स्ट्रेस है। ठीक है, नॉर्मल लाइफ के अंदर बहुत सारे स्ट्रेस होते हैं और अगर मैं इस स्ट्रेस और उस स्ट्रेस को मिलाऊं तो दोनों सिमिलर है। कैसे सिमिलर है थोड़ा समझिएगा। स्ट्रेस आता ही क्यों है, स्ट्रेस इसलिए आता है क्योंकि आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीजें होती है जो आप चेंज नहीं करना चाहते, और वो चीजें क्या हो रही होती हैं, चेंज। बहुत सारी चीजें जिस स्थिति में फिलहाल में आप रहते हैं ये वो आपका क्या होता है, कंफर्ट जोन होता है। उस कंफर्ट जोन में जब आप रहते हैं तो उस कंफर्ट जोन से आप बाहर नहीं जाना चाहते, दैट मींस आप चेंज नहीं चाहते हैं इस कंफर्ट जोन से, आपको इसी में मजा आ रहा है, इसी में आप खुश हैं और आप नहीं चाहते कि चेंज हो। लेकिन कोई ऐसी सिचुएशन पैदा होती है जिसके कारण क्या आना स्टार्ट होता है, चेंज, यानी वो सिचुएशन आपके इस कंफर्ट जोन को क्या कर रही होती है, चेंज कर रही होती है, और इसी चेंज के कारण ही आपके लाइफ में क्या उत्पन्न होता है, स्ट्रेस। समझ में आया। तो स्ट्रेस वैसे आपकी लाइफ में कितने टाइप के हैं, 1,01,171 टाइप के स्ट्रेस है ना। लेकिन फिजिक्स के अंदर ये सब चीजें नहीं वैलिड है। फिजिक्स कहता है ऐसा कुछ नहीं है हमारे वहाँ तो सिर्फ 3 तरीके के स्ट्रेस है। जैसा आप देख रहे हैं ना कि आपके लाइफ में जब चेंज आता है तो यहाँ पे स्ट्रेस आता है, वैसे ही बॉडी के शेप में जब चेंज आता है तब क्या आता है, स्ट्रेस आता है। सेम कहानी है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे टाइप्स ऑफ स्ट्रेस की, तो यहाँ पे आपको 3 तरीके के स्ट्रेस मिलेंगे। ठीक है, पढ़ाई का स्ट्रेस है ना, फैमिली का स्ट्रेस, धोखा दे दिया कोई उसका स्ट्रेस, तो आपकी लाइफ में अलग अलग टाइप का स्ट्रेस है। फिलहाल में हम देखेंगे फिजिक्स के अंदर 3 तरीके का। सबसे पहला तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, ठीक है। फिर उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट शियर और टेंजेंशियल स्ट्रेस। इसको शियरिंग करिए, शियरिंग स्ट्रेस। फिर उसके बाद आता है वॉल्यूम स्ट्रेस, ये आवाज का स्ट्रेस नहीं है, आयतन वाला, ठीक है। अब समझिएगा बात को कि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या होता है। तो सीधा सीधा मतलब है इसका, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस मतलब क्या बताइए। जब स्ट्रेस ऐसे आए, ठीक है, और जब ऐसे आएगा तब क्या होगा,
देखिए यही मेन प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। जैसे आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल मतलब क्या, आपको क्या नजर आ रहा है? आपको नजर आ रहा है कि ऐसे नहीं स्ट्रेस में चेंज आना चाहिए, है ना। आप कह रहे हैं कि लॉन्गिट्यूडनल और एक होता है लॉन्गिट्यूड और एक होता है लैटिट्यूड। वो पता था जियोग्राफी आपके माइंड में आनी ही चाहिए, आया, अच्छी बात है, ठीक है। दूसरा आपके पास क्या है? टेंजेंशियल स्ट्रेस। अब आप कह रहे हैं टेंजेंशियल वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं, है ना। चलिए कोई बात नहीं, आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। जियोग्राफी और फिजिक्स को अलग अलग रखते हुए हम जब बात करेंगे तो अभी आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं केवल और केवल। तो मैं यहाँ पे ध्यान से समझा दूं तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस यहाँ पे दो तरीके से आएंगे। एक तो कंप्रेशन वाला आएगा और एक तो कंप्रेशन के कारण आएगा, एक तो टेंशन के कारण आएगा, ठीक है। टेंशन भी एक टाइप का क्या है? स्ट्रेस है हमारी लाइफ में। देखिए अगर मान लीजिए मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे खींच रहा हूँ, ठीक है। ऐसे खींचूंगा तो क्या होगा? इधर की लंबाई में क्या होगी? वृद्धि होगी कि नहीं होगी? इसकी लंबाई में वृद्धि होगी, दैट मीन्स क्या होगा? स्ट्रेस इधर की ओर आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ पे एफ आर है और ये क्या आपका डिफॉर्मिंग फोर्स है ना। ये आपका रिस्टोरिंग फोर्स और ये क्या है आपका डिफॉर्मिंग फोर्स। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो सपोज कर ले रहा हूँ कि इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, वो कितना है? ए है। कितना है? ए है। और रिस्टोरिंग फोर्स कितना है? एफ आर है। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ आर अपॉन ए, ठीक है। यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स आएगी नहीं आएगी? और कैसी है? लॉन्गिट्यूडनल है, ध्यान देंगे कैसी है? लॉन्गिट्यूडनल। ऐसे ही सपोज कर लीजिए कि अगर मान लीजिए ये तो कैसा फोर्स था? ये डिफॉर्मिंग फोर्स कैसी थी? टेंशन वाली थी। अगर मान लीजिए कैसी है? कंप्रेशन वाली है। कैसी है? कंप्रेशन। तो कंप्रेशन वाला डिफॉर्मिंग फोर्स है, तब क्या होगा कि एफ आर की डायरेक्शन क्या होगी? इधर की ओर होगी। अब ये क्या बन जाएगा आपका? ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे अगर देखूं मैं तो फिर से क्रॉस सेक्शन एरिया मैंने कितना माना हुआ है? उतना ही। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी आपका हो जाएगा एफ आर अपॉन ए, ठीक है। दोनों जगह उतना ही होगा, लेकिन बस नेचर दोनों का क्या हो जाएगा? सेम। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे अगर इसकी डायरेक्शन देखोगे तो अंदर की ओर, जबकि यहाँ पे देखोगे तो बाहर की ओर, ठीक है। अब शेयरिंग और टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या होती है? ध्यान से समझिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। शेयरिंग और टेंजेंशियल स्ट्रेस मतलब क्या होता है कि मान लीजिए, देखिए यहाँ पे मैंने फिक्सेशन कहाँ पे रखा है? यहाँ पे रखा है। अब मैं थोड़ा इसको खड़ा कर देता हूँ, खड़ा कर दिया। अब खड़ा करके यहाँ पे इस बॉक्स को रख दिया और इस बॉक्स के ऊपर मैंने फोर्स लगाया, तो क्या होगा? क्या होगा भाई? ये बॉक्स आगे की ओर ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा? यानी नीचे से फिक्स किया हुआ है ना, तो अगर चेंज आएगा भी तो कैसे आएगा? इस तरीके से आएगा कि नहीं आएगा? है ना। यही अगर चेंज आएगा तो कैसे आएगा? कुछ इस तरीके से चेंज आएगा, अगर आप देख पाए तो, है ना। ये इसकी पहले इनिशियल एक्सिस थी, लेकिन इस इनिशियल एक्सिस से थीटा एंगल क्या हो जाएगा? मुड़ जाएगा। किसके कारण? किसके कारण? फोर्स के कारण, है ना। अपने इनिशियल पोजीशन से थीटा एंगल ये झुक जाएगा। हाँ क्या बोल रही हैं? इसका रिस्टोरिंग फोर्स, बिल्कुल रिस्टोरिंग फोर्स। देखिएगा यहाँ पे रिस्टोर कौन कर रहा होगा? इसको रिस्टोर कौन करेगा? मान लो मैं फोर्स हटाऊंगा, तो पहले ध्यान से समझना। पहले तो देखो मैंने इधर से फोर्स लगाया, अब ये यहाँ तक डिफॉर्म हो गया, ऐसे हो चुका है। तो जो ही मैं इस फोर्स को हटाऊंगा तो ये किधर आएगा? इधर आएगा कि नहीं आएगा? इसका मतलब इधर के ही तो पार्टिकल क्या कर रहे होंगे? इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे। रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा? इधर की ओर होगा। हमेशा याद रखिए ना यार, रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज क्या होती है? अपोजिट होती है। तो अगर इधर लग रही है तो इधर से आएगी, है ना। अच्छा यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे कितना आपने चेंज लाया है, वही तो कहानी है भाई। क्रॉस सेक्शन एरिया जितना आपके चेंज आया है वही लेके चलना है आपको। यहाँ पे भी हम लोग बारी बारी जब क्वेश्चन लेके चलेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे सिग्मा इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा? एफ आर अपॉन ए ही मिलेगा, है ना। कितना आपने फोर्स लगाया उसके बराबर आपको क्या मिलेगा? रिस्टोरिंग फोर्स। अच्छा एक बात मैं आपको समझा दूं कि यहाँ पे आपको कहीं भी रिस्टोरिंग फोर्स कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। आप जितना फोर्स लगा रहे हो उतना ही आपका डिफॉर्मिंग फोर्स होगा। ये तो आपको समझ में आ रहा है और आपको पता भी चल रहा है। क्यों? क्योंकि जब आप फोर्स लगा रहे हो तो बॉडी के शेप में चेंज आ रहा है। और कैसा चेंज आ रहा है? टेम्परेरी। तब तक आप मान लीजिए कि डिफॉर्मिंग फोर्स ही आपका क्या है? रिस्टोरिंग फोर्स है। तो वही चीज आपको रख देनी है। क्लियर है? अब अगली बार वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस आएगा। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस मतलब आप सबको पता है कि वॉल्यूम के अंदर स्ट्रेस आ जाएगा, है ना। वॉल्यूम के कारण जो स्ट्रेस आता है, यहाँ पे टेंजेंशियल स्ट्रेस आता है, शेयरिंग इसको बोलते हैं, और इसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बोलते हैं। ये आपको बहुत बार, या सीधा सीधा मैं बात करूं, जब आप इंजीनियरिंग में जाओगे तो इंजीनियरिंग के अंदर इसको बड़ा वेटेज दिया जाता है, ठीक है। इंजीनियरिंग के अंदर इसको क्या दिया जाता है? बहुत ज्यादा
वेटेज दिया जाता है। इसमें एक बुक चलती है इंजीनियरिंग के अंदर, सोम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, वहाँ पे ये चीज़ें आपको पुनः पढ़ाई जाती हैं, है ना। वहाँ पे मैकेनिकल प्रॉपर्टी ही पढ़ाई जाती है सॉलिड्स की, क्योंकि आपको क्या करना होता है इंजीनियरिंग के अंदर, मटेरियल को का यूज समझना होता है कि भाई ये मटेरियल है तो इसके अंदर हम कितना फोर्स, मतलब जैसे सिविल इंजीनियरिंग में आप जाओगे तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि भाई देखो अगर मैं इस मटेरियल को ले रहा हूँ तो कितने फोर्स को ये क्या कर सकती है, झेल सकती है। यानी वहाँ पे फोर्स को बड़े अच्छे से डिफाइन करना पड़ता है, और फोर्स को डिफाइन करना है इसका मतलब मैकेनिकल प्रॉपर्टी को आप क्या करते हो, अच्छे से डिफाइन करते हो, तभी तो आप समझ पाओगे, है ना। अब मान लो अगर क्या कर रहे हो आप, एक बिल्डिंग बना रहे हो, उसके अंदर आप क्या क्या यूज कर रहे हो, बार्स का यूज कर रहे हो, मतलब छड़ का यूज कर रहे हैं। तो अगर मैं छड़ का यूज कर रहा हूँ वहाँ पे, और क्या है उस छड़ के ऊपर क्या लोड है कि नहीं है, तो वो कब तक क्या करेगा, उस छत के लोड को, यानी कितना लोड रहना चाहिए उस छत पे कि वो छड़ वहां का जो लगा हुआ है वो झेल पाए, है कि नहीं है। तो इसका मतलब वहां पे हमको देखना पड़ेगा, नहीं देखना पड़ेगा, तो अब मैकेनिकल प्रॉपर्टी तो देखूंगा। अब मैं जो छड़ ले रहा हूँ उसके अंदर इलास्टिसिटी कितना है ना, कि कितने तक ये फोर्स पाएगा, तो ये क्या होगा, केवल और केवल बेंड होगा, और कितना फोर्स इसके ऊपर आगे कि टूट जाएगा। सपोज कर लो मैंने इतना फोर्स, मतलब मैंने उसको कैलकुलेट नहीं किया, मैंने बार लगा दिया, छड़ लगा दिया, उसके ऊपर मैंने मतलब छत लगाई, छत के अंदर बार लगा दिया, सरिया लगा दिया, सरिया लग चुका है, उसके ऊपर मैंने क्या किया, दूसरा तल्ला डाल दिया, दूसरा फ्लोर बना दिया, है दूसरे फ्लोर का लोड उस पर रखा। अब छड़ की मैं मैकेनिकल प्रॉपर्टी नहीं जानता हूँ, या मैं इलास्टिसिटी नहीं जानता हूँ, इलास्टिसिटी नहीं जानता हूँ, मतलब उस छड़ के अंदर कितनी इलास्टिसिटी, कितने फोर्स तक वो क्या होगा, बेंड होगा, मतलब इतना फोर्स लगेगा तो इलास्टिसिटी दिखाएगा, और कितने के बाद वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ये मैंने देखा ही नहीं, मैंने लोड डाला, फिर और लोड डाला, फिर और लोड डाला, तो क्या होगा मुझे पता ही नहीं है। एक कंडीशन के बाद जो मेरा बार है वो क्या हो जाएगा, लटक के कहाँ चला जाएगा, नीचे, ब्रेक हो जाएगा, छत ढह जाएगी, है कि नहीं है, समस्या हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। सिविल इंजीनियरिंग में बड़ा क्या किया जाता है, इसका ध्यान रखा जाता है, ठीक है। अब वॉल्यूम स्ट्रेस का मतलब क्या है, वॉल्यूम स्ट्रेस मतलब सिंपल स्ट्रेस है भाई। देखो होता क्या है, ये रहा पानी भरा हुआ है ना, और इस पानी के अंदर मैंने क्या डाल दिया भाई, बॉल डाल दिया, क्या डाल दिया, बॉल डाल दिया, बॉल आ गया बीच में। तो होगा क्या, सिंपल, अगर मान लेता हूं कि गुब्बारा है, चलो ठीक है गुब्बारे का बॉल ले रहा हूं, ठीक है। अब जब गुब्बारे का बॉल आएगा ये पानी के बीच में, तो क्या होगा, ध्यान से समझो, तो चारों ओर से ये पानी के पार्टिकल इसके ऊपर फोर्स लगाना स्टार्ट कर देंगे, नहीं कर देंगे, कैसा नो कर देंगे, यानी इस गुब्बारे के ऊपर क्या लगना स्टार्ट हो जाएगा, फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा, और गुब्बारे के अंदर चेंज आना स्टार्ट। फिर जो ही गुब्बारे को बाहर निकाल लो फिर से नॉर्मल स्टेट में, लेकिन पानी के अंदर गया तो पानी के पार्टिकल ने इसके ऊपर क्या लगाया, फोर्स लगाया, यस और नो, हाँ या ना, अरे हाँ ना बोलिए, गुड। तो यहाँ पे क्या आया है, यहाँ पे पानी के पार्टिकल ने फोर्स लगाया, यानी इसके कारण क्या हुआ, इनके वॉल्यूम में चेंज आएगा, पूरा का पूरा वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, गुब्बारे का एरिया चेंज हो रहा है कि वॉल्यूम चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज होगा ना इस बार गुब्बारे के ऊपर चारों ओर से फोर्स लगा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो कितना वॉल्यूम चेंज हो रहा है उसी को तो लेना है हमको, ठीक है। या सिंपल बोल सकता हूँ कि एकांक वॉल्यूम पे, या एकांक सॉरी यूनिट क्या बोलते हैं, वॉल्यूम पे कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, वो हमारा क्या बन जाएगा, आपका स्ट्रेस। इसका मतलब F इज इक्वल टू क्या होगा, F इज इक्वल टू एफ आर अपन क्या हो जाएगा, V हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, एफ आर अपन V। अच्छा सॉरी सिग्मा है ये, सिग्मा, ठीक है। और अगर थोड़ा सा यहीं पे मैं बात और समझूं तो एक्चुअल में क्या है, ये प्रेशर नहीं है, अभी मैं इस पे भी बात करता है, ऐसी बात नहीं है यार। अगर मैं स्ट्रेस की बात करूं तो स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर, भाई लगता तो है ना। प्रेशर होता है क्या, प्रेशर एक प्रकार का ऐसा फोर्स होता है जो यूनिट एरिया पे चल रहा होता है। स्ट्रेस का फॉर्मूला भी क्या है, वही तो है, सिमिलर टू प्रेशर। लेकिन याद रखिएगा कि ये प्रेशर नहीं होता, प्रेशर का नेचर कुछ और होता है, स्ट्रेस का नेचर कुछ और होता है ना। कैसे बता सकते हैं, प्रेशर का नेचर ये होता है कि प्रेशर एक्सटर्नल फोर्स के कारण आता है, यही कारण है, जबकि स्ट्रेस इंटरनल फोर्स के कारण आ रहा है। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, स्टोरिंग फोर्स कहाँ से आ रहा है, इंटरनल है ना, आया सुन, तो नेचर से अलग अलग है, इसीलिए हम क्या बोलेंगे, दोनों अलग अलग है, ठीक है, ये बात याद रखेंगे। अब होगा क्या कि एक्चुअल में यहाँ पे जब आप देख रहे हो तो यहाँ पे प्रेशर में भी चेंज आ रहा है, तो यहाँ पे अगर आप चाहो तो यहाँ पे ये भी बोल सकते हो कि ये जो पूरी की पूरी चीजें दी गई हैं वो एक्चुअल में क्या है, प्रेशर है, ठीक है। या इसके यहाँ पे आप डायरेक्ट डेल्टा पी भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, डेल्टा पी। अब देखो डेल्टा पी क्या का मतलब क्या है, देखो जब ये गुब्बारा बाहर था
बाहर था तो उसके अंदर क्या होगा, कोई और प्रेशर होगा। ऐसे ऐसे समझो, गुब्बारा बाहर था तो गुब्बारे के अंदर भी तो गैस है, ये गैसेस के पार्टिकल क्या करेंगे, ये भी फोर्स लगाएंगे, है ना, लगाएंगे। लेकिन जब ये पानी के अंदर चले गए, पानी के अंदर चले गए तो पहले इनका P था, माने तो पहले प्रेशर कितना था P, लेकिन अब कितना हो जाएगा P0, क्योंकि प्रेशर चेंज हो जाएगा ना अंदर गुब्बारे का, है ना। तो इसका मतलब इनके प्रेशर में क्या गया है, चेंज, और प्रेशर का चेंज मतलब वही तो है स्ट्रेस, वही तो स्ट्रेस है भाई। अरे हाँ ना बोलो। ऊपर से पानी ने फोर्स अप्लाई किया तो अंदर से ये क्या करेंगे, प्रेशर जनरेट करेंगे, नहीं करेंगे, वही तो मैं कह रहा हूँ, वही प्रेशर ही तो हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे स्ट्रेस बनेगा। वो अंदर वाले मॉलिक्यूल्स क्या चाह रहे हैं, कि अंदर वाले मॉलिक्यूल्स से चाह रहे हैं कि हम अपने शेप में चेंज नहीं करेंगे, यही तो कहना चाह रहे हैं, हाँ या ना, क्लियर है, बिल्कुल, इस बात को आप याद रखिएगा। तो आई थिंक तीनों स्ट्रेस आपको समझ में आ गया। एक ऐसे होगा, एक सीधा होगा और एक वॉल्यूम के कारण होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ा जाए, सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ा जाएगा। तो ये आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। चलिए इसको हम मिटा देते हैं। अब हम आगे बात करेंगे भैया स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है ना, स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है। अच्छा, कई लोगों के मन में एक कंफ्यूजन है, यहाँ पे इस कंफ्यूजन को मैं दूर कर दूँ। यहाँ पे डेल्टा पी क्यों लिखा है, मैंने बोल दिया कि भैया जो सिग्मा होगा वो डेल्टा पी के बराबर होगा, क्योंकि सिग्मा है क्या, स्ट्रेस ही तो है। स्ट्रेस मतलब जो क्या कर रहा हो, जो चेंज होने से रोक रहा हो, उसी बल को की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसमें इस कौन होगा जो चेंज होने से रोकेगा। अगर मान लो ये गुब्बारा है, गुब्बारे के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, ये मॉलिक्यूल्स आपस में क्या होंगे, पहले से प्रेशर जनरेट किए होंगे और वो उतना ही प्रेशर जनरेट किए होंगे जितने में स्टैटिक लेवल पे रहता है, मतलब एक नेचुरल ऐसा न्यूट्रल लेवल पे रह रहा है। अब ऊपर से कोई फोर्स आ रहा है, कह रहा है कि नहीं बेटा तुमको और क्या करना है, अपने प्रेशर को, मतलब अपने पार्टिकल की जो स्पेस है उसको क्या करना है, कम करना है। ये दूर दूर मतलब जितना एक गैप होना चाहिए इनके बीच में, जिसपे ये आराम से रह सकते थे, ये रह रहे थे। लेकिन जब पानी के अंदर गए तो पानी के पार्टिकल ने इनके ऊपर प्रेशर लगा के बोला कि नहीं तुमको क्या करना है, पास पास रहना है ना। तो मैंने आपको क्या समझाया है कि जब पार्टिकल को ये बोला जाएगा कि पास पास रहो तो वो क्या करेंगे, रिपल्सन फोर्स स्टार्ट कर देंगे लगाना, और उस रिपल्सन फोर्स के कारण वो क्या कर लेंगे, अपने शेप को पुनः पा लेंगे, है ना। और अगर उनको दूर दूर लेके जाया जाएगा तो अट्रैक्शन फोर्स के कारण वो क्या कर लेंगे, अपने आप को पास पास बुला के पुनः उसी अवस्था में रख लेंगे, और यानी वो अट्रैक्शन फोर्स हमारा क्या बन जाएगा, स्ट्रेस बनेगा। समझ में आ रहा है। तो ये क्या करेंगे, ये एक्चुअल में फोर्स लगाएंगे, और फोर्स लगाने का मतलब आपको पता है ना कि एक कंटेनर के अंदर जब पार्टिकल फोर्स लगा रहा होता है, यानी एक क्लोज कंटेनर के अंदर जब पार्टिकल फोर्स लगाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेशर ही तो बोलते हैं, यानी प्रेशर लगा रहे नहीं लगा रहा है। अब शुरुआत में जब पानी में नहीं गया था तो इसका प्रेशर कितना था, P था। जब अंदर चला गया तो इसके अंदर का जो प्रेशर है वो कितना हो गया, P0, है ना। तो क्या हुआ, चेंज हो गया कि नहीं हो गया। तो बाद में कितना हो गया, P0, पहले कितना था, P, हटा दूंगा तभी तो पता चलेगा कितना आया है, और जितना आया है वही क्या है आपका डेल्टा P है, यानी चेंज बताएगा, और वही चेंज ही क्या है हमारा स्ट्रेस। यानी उसी फोर्स को ये पुनः पाना चाह रहे होंगे, उसी प्रेशर को पुनः पाना चाह रहे होंगे, यानी उतना ही प्रेशर ये लगा रहे होंगे, ठीक है। ताकि ये अपने देखो पानी के अंदर जाएगा तो गुब्बारे की साइज थोड़ी सी क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, और छोटी हो जाएगी तो फिर से उसी साइज में पाने के लिए, दैट मीन्स वही प्रेशर पाने के लिए उतना ही तो प्रेशर लगाएगा, P0 माइनस P, तो वही आपका क्या बन जाएगा, स्ट्रेस। क्लियर है। अब मैं अगर स्ट्रेस की यूनिट की बात करूं तो स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है सर, वही होगी जो प्रेशर की होती है ना। ध्यान से सुनिएगा, मैं अगर सिग्मा की बात करूं तो क्या है, Fr/A, Fr का मतलब न्यूटन, A का मतलब मीटर स्क्वायर, ये सिग्मा का जो होता है वो क्या होता है, N/मीटर स्क्वायर। तो आप भूल के इसको पास्कल मत बोल दीजिएगा, ठीक है। आई बस समझ में, ये उस केस में बस होता है जो आपको दिखाई दिया है, बाकी हर केस में ये नहीं होता है, ठीक है। जैसा वहां पे भी जो आप बात कर रहे हो, वहां पे भी जो आप बात कर रहे हो कि जो सिग्मा होता है, सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है आपका, Fr/V, बोला हूं ना मैं, V। तो एक्चुअल में V नहीं होता है, वो भी एरिया के कंडीशन में ही पकड़ा जाएगा, ठीक है ना। वहां पे एरिया में कितना चेंज आ रहा है वही देखेंगे हम लोग, ओके। कि सिग्मा ऑलवेज क्या होता है भाई,
सिग्मा ऑलवेज एरिया को डिफाइन कर रहा होता है, वॉल्यूम को नहीं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि वो भी बदल के फिर क्या बनेगा आपका एफ आर अपॉन ए। तो शुरुआत में आपको दिखाने के लिए बोला गया है, फिलहाल में आपको समझ में आ गया होगा कि सिग्मा की यूनिट क्या है, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। क्लियर है। अब इसके बाद क्या आता है भाई, हमको समझ में आ गया कि इलास्टिसिटी की पहली प्रॉपर्टी तो हमको समझ में आ गई है ना। इलास्टिसिटी का मतलब पहली प्रॉपर्टी समझ में आ गई कि जो फोर्स होना चाहिए, तो फोर्स को हम लोगों ने देखा कि वो क्या होगा, स्ट्रेस। कितने प्रकार का, 3 प्रकार की। यूनिट क्या है इसकी, न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन आता है कि चेंज भी तो आना चाहिए, और वो चेंज आएगा, और उस चेंज को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, स्ट्रेन। और स्ट्रेन मतलब हिंदी में विकृति। तो आखिर ये होता क्या है विकृति, है ना। तो स्ट्रेन जो होता है इसको हम लोग इससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या है आपका एप्सिलॉन। ठीक है, सॉरी एप्सिलॉन, क्या बोलेंगे, एप्सिलॉन। यहाँ पे अलग अलग साइन आपको नजर आएंगे, तो याद रखिएगा, भूलिएगा मत, यहाँ पे एप्सिलॉन नहीं है। और इसका मतलब क्या होता है कि भैया कितना चेंज हुआ है डायमेंशन में, यानी चेंज इन डायमेंशन। ठीक है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है, ओरिजिनल डायमेंशन। और ये क्या होता है आपका स्ट्रेन। क्लियर है। इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। स्ट्रेन क्या होता है, यूनिटलेस होता है। ये मैं पहले ही बोल देता हूँ, बाद में समझाऊंगा कि क्या होता है, लेकिन पहले ही समझिए यूनिटलेस होता है, क्योंकि भाई सेम डायमेंशन में आएगा ना आपका पूरा का पूरा चेंज। जैसे समझिए आप, मान लीजिए कि शुरुआत में मान लेता हूं कि ये बॉक्स है, इस बॉक्स के ऊपर जब फोर्स नहीं लगाया गया है तब इसकी लंबाई है 4 मीटर। ठीक है, अब मैंने इसके ऊपर क्या अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई किया। क्या अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई करने से ये बॉक्स जो है कुछ ऐसा हो गया, यानी इसकी लेंथ में बढ़ोतरी हो गई, और ये कितने का हो गया, 6 मीटर का हो गया। तो एक्स्ट्रा लेंथ हो गई कि नहीं हो गई, एंड लेंथ में क्या हो गया, इंक्रीजमेंट। तो यानी इलास्टिसिटी आई है, ये तो समझ में आ रहा है। और विकृति भी आई है। विकृति का मतलब क्या है कि कितना रूप बिगड़ा है ना, रूप कितना बिगड़ा है उस ऑब्जेक्ट का। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो कितना बिगड़ा है भाई, लंबाई में वृद्धि आई है, लंबाई में वृद्धि हुई है ना। अब लंबाई में कितनी वृद्धि हुई है, 2 मीटर। तो अगर मैं पता करना चाहूँ तो कैसे पता करूंगा, तो मैं देखूंगा स्ट्रेन निकालूंगा। स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या होता है भैया, चेंज इन डायमेंशन अपॉन, लिखा है फार्मूला, 4 बार नहीं लिखेंगे। चेंज इन डायमेंशन कितना आया है, 2 मीटर, है ना भाई। कितना चेंज आया है, 2 मीटर का पहले 4 था, कितना हो गया, 6। और ओरिजिनल कितना था, 4, है ना। मीटर से मीटर कैंसिल, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, क्या गया 1/2। यानी अगर मैं इसको डिफाइन करूँ तो कितना आ गया, 0.5। परसेंटेज में चेंज कर दो तो कितना आ जाएगा, 50%। यानी कितना रूप बिगड़ा है, 50%। आएगा समझ में, हाँ ना। क्या यूनिट है इसके पास, बिल्कुल नहीं, क्योंकि सेम डायमेंशन में चेंज आएगा ना, है ना। सपोज कर लो एरिया की बात करूं कि कितना एरिया में चेंज आ गया, तो मैं यहाँ पे चेंज इन डायमेंशन लूंगा, लेकिन कैसा लूंगा, एरिया वाला। यहाँ पे ओरिजिनल डायमेंशन भी क्या लूंगा, मैं एरिया ही लूंगा। यानी ओरिजिनली पहले एरिया कितना था, फोर्स लगाने के बाद उस एरिया में कितना चेंज आ गया, तो ऊपर भी एरिया नीचे भी एरिया। ठीक है, अब चेंज इन डायमेंशन लेना चाहो तो कैसे लूंगा, ये बताओ। तो ये आपका क्या है, ओरिजिनल वाला है ना, ओरिजिनल है, ओरिजिनल लेंथ है। और ये क्या है आपका, डिफॉर्म्ड लेंथ है ना, डिफॉर्म्ड लेंथ है या चेंज लेंथ है ना। मैं ऐसे बोल सकता हूं कि यहाँ पे चेंज डायमेंशन है, चेंज डायमेंशन है। अब मैं अगर पता करना चाहूँ कि चेंज आया कितना है, तो मैं क्या करूंगा, चेंज वाले में से ओरिजिनल वाले को घटा दूंगा, है ना। कितना चेंज आया उसमें से ओरिजिनल वाले को क्या कर दूंगा, घटा दूंगा। तो फिर क्या मिल जाएगा मुझे, कितना चेंज है वो पता चल जाएगा। क्लियर है, एक बात। दूसरी बात जो स्ट्रेन की है वो ये है कि इसको हम हमेशा क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, निगेटिव नहीं लेते हैं। ठीक है, इसको हमको हमेशा क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। क्या हमेशा पॉजिटिव हो सकता है, नहीं सर, बिल्कुल नहीं। अभी हमको लग रहा है कि लंबाई में क्या हो रही है, वृद्धि, है ना। तो कंप्रेस करेंगे तो फिर क्या होगा, वो घटोतरी भी तो हो जाएगा, है कि नहीं है, कमी भी आएगी। और अगर कमी आएगी तो फिर क्या आएगा, स्ट्रेंथ किस में आएगा, निगेटिव भी आएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा वहाँ पे क्या आता है, निगेटिव स्ट्रेन आता है। मैंने क्यों यहाँ पे पॉजिटिव बोला, इसका कारण है, और आगे धीरे धीरे आपको समझ में आएगा।
ठीक है, लेकिन याद रखेंगे कि निगेटिव भी होगा। जैसे अभी आप आगे आगे देखोगे तो वॉल्यूम भी क्या होगा आपका, निगेटिव होगा, है ना। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ टाइप्स ऑफ स्ट्रेन की, तो कितने टाइप के स्ट्रेन होंगे सर? जितने टाइप का स्ट्रेस उतने टाइप का स्ट्रेन। टाइप्स ऑफ स्ट्रेन भी कितने होगा? 3, वही 3 होंगे। सबसे पहला लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक है, फिर शियरिंग या टेंजेंशियल स्ट्रेन, और तीसरा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ये सब स्ट्रेन है, ठीक है। बाकी सभी फिगर वैसे ही बनेंगे आपके, ठीक है। वैसे स्ट्रेन मतलब होता क्या है सर? डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। डेल्टा एक्स मतलब क्या है? चेंज कितना आया एक्स के अंदर और एक्स कितना था, ठीक है ना। ओके, अब मैं अगर यहाँ पे बात करूं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन की, तो यही चीजें यहाँ पे क्या होगी? फिक्स होगी। ये रहा आपका ब्लॉक, इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने से क्या होगा? यहाँ पे इंक्रीज आएगा, इंक्रीजमेंट आएगा भाई, ये आगे की ओर बढ़ेगा। आगे की ओर बढ़ने का मतलब क्या होगा? मान लेता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक क्या था? पहले एल था, अब क्या आएगा? अगली बार ये थोड़ा सा चेंज आएगा, है ना। तो ये पहले इतना एल था, इतना तक तो एल ही था, ये इतना क्या है आपका? डेल्टा एल है, आया ना। यही तो आपका इतना डेल्टा एल है। डेल्टा एल क्या हो गया? चेंज आ गया इसके अंदर। और इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब ये पूरी की पूरी लेंथ बन गई एल प्लस डेल्टा एल, हो गया। इसको हम लोग क्या नाम देंगे? तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे? चेंज लेंथ, है ना। यहाँ पे इसको डायरेक्ट एल सी लिख दीजिए, चेंज लेंथ, ठीक है। एक्स के फॉर्मेट में ले रहे हो तो एक्स ले लो, वाई लेना चाहते हो वाई ले लो, अपने अनुसार जो मन करे ले लो। किताब में जो मन किया है, मतलब जो उसका मन किया है उसने दिया है, आपका जो मन करे वो ले लीजिए, गलत बिल्कुल नहीं होगा। कहानी आपको समझ में आनी चाहिए, वो ये है कि भैया चेंज कितना आया है वो ऊपर लिखना है, और ओरिजिनली जितना था उसको नीचे लिखना है, ठीक है। आया ना, क्लियर है। अब मुझे अगर निकालना हो यहाँ पे तो क्या निकल के आएगा? मुझे तो पता है कि स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या होगा? स्ट्रेन मतलब एप्सिलॉन यहाँ पे, और यहाँ पे अगर मैं देखूँ नीचे नहीं दिखाई दे रहा होगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एप्सिलॉन इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर मैं निकालना चाहूँ डेल्टा एक्स तो क्या करूँगा? एल सी माइनस एल कर दूंगा, अपॉन पूरे के नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास? एल आएगा ना। ओरिजिनली कितना था? पहले एल था, अब कितना हो चुका है? तो मुझे दिख रहा है कि अब हो चुका है, मतलब चेंज कितना आया। अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखना चाहूँ तो मैं डायरेक्टली डेल्टा एल लिख देता हूँ, भैया चेंज इतना आया है। अगर मैं इस डेल्टा एल को लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ कि एलसी में से एल को घटा दो, यानी बाद में जितना था उसमें से पहले वाले को घटा दो, तो मिल जाएगा, है ना। तो या तो डायरेक्ट ऐसे लिख दो या तो दूसरा तरीका लगा लो। यानी दूसरा तरीका मतलब क्या है कि बड़े वाले में बाद वाले में से पहले वाले को घटा के चेक कर लो, ठीक है। या डायरेक्ट निकाल पाते तो डायरेक्ट निकाल लो, क्लियर है। शेयरिंग स्ट्रेन की बात समझ लीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि ये थोड़ा सा आपके लिए क्या होगा? कंफ्यूजनल होगा। जैसे अगर मैं देखूं यहाँ पे तो वही कहानी बन रही है, वो आपका बॉक्स है, यहाँ पे नीचे क्या है? फिक्स है। यहाँ पे मैंने फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाने से क्या होगा? ये हल्का सा ऐसे हो जाएगा, आया ना, टेढ़ा हो जाएगा। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स थे, यही मॉलिक्यूल सब कैसे हो जाएंगे? ऐसे हो जाएंगे, और यही क्या करेंगे? इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, नहीं करेंगे। अब क्या होगा? यहाँ पे क्या हुआ भाई? दिख रहा है आपको? यहाँ पे क्या हुआ? थीटा एंगल क्या हो गया है? डिक्रीज हुआ कि नहीं हुआ? सॉरी, डिफॉर्म हुआ कि नहीं हुआ? तो अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ, अगर मैं लिखना चाहूँ ई की बात, तो ई का मतलब क्या हो जाएगा? डायरेक्ट चेंज कितना आया है? थीटा, डायरेक्ट थीटा लिख दो, बिल्कुल लिखा जा सकता है, ठीक है। अभी देखिए कैसे लिखा जाएगा। जैसे अगर आप बात ध्यान से समझिएगा तो ये क्या होगा? ये इसकी लेंथ होगी, है ना, और ये इसका क्या आया है? ये यहाँ से लेके यहाँ तक देखा जाए तो ये चेंज आया है, डेल्टा एक्स मान लूंगा, ये चेंज वाला पोर्शन है, और ये क्या है? एल है, मान लिया भाई, चेंज इतना आया है, और ये क्या है? इसकी लेंथ है। तो अगर मैं निकालूं यहाँ से तो ई इज इक्वल टू हमारे पास तो आता है हमेशा, क्या आता है भाई कि चेंज कितना हुआ है? मैंने मान लिया डेल्टा एक्स, पहले कितना था? एल था, यानी एल पे था, लेकिन डेल्टा एक्स आगे चला गया है, थोड़ा आपके लिए कंफ्यूजिंग है। अब मैं अगर इसको लिखना चाहूँ तो आप ध्यान से देखिए, थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? ये परपेंडिकुलर, और ये क्या है आपका? बेस है ना। तो परपेंडिकुलर अपन बेस मतलब tan थीटा, है ना, tan थीटा।
अगर मान लो बहुत tan थीटा क्या है आपका छोटा है, लिमिट के अंदर हम लोगों ने पढ़ा हुआ है tan थीटा अगर आपका बहुत क्या है छोटा है, सॉरी थीटा बहुत क्या है छोटा है, थीटा क्या है बहुत छोटा है, तो tan थीटा और sin थीटा किसके बराबर हो जाते हैं, x टेंस टू 0, तो लिमिट sin थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू क्या हमने पढ़ा है 1 पढ़ा है नहीं पढ़ा है। इसका मतलब क्या है कि अगर x बहुत 0 के नजदीक है, x 0 के क्या है नजदीक है, तो x 0 के नजदीक होता है तो sin थीटा और थीटा की वैल्यू जो होती है क्या होती है 1 होती है। कैसे 1 होती है भाई, ये तभी तो 1 हो सकती है जब sin थीटा भी क्या रहा होगा थीटा, तभी तो थीटा से थीटा कटेगा तो क्या आएगा 1 आएगा। सेम कहानी को हम लोगों ने कहाँ देखा था tan थीटा में, x टेंस टू 0, तो लिमिट tan थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू क्या मिलता है 1, आया ना। लिमिट के अंदर ये पढ़ाया गया है, आपको क्या बताया जाता है, ये बताया जाता है कि अगर मान लीजिए आपका थीटा बहुत क्या है छोटा है, छोटा मतलब 0 के नजदीक है, तो उस कंडीशन में sin थीटा किसके बराबर होगा भैया थीटा के ही बराबर होगा, है ना। तभी तो क्या होगा sin थीटा अपॉन थीटा क्या हो जाएगा 1 आएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, वही कहानी है यहाँ पे कि भाई मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट थीटा लिख सकता हूँ। समझ में आया नहीं आया, क्लियर है। हाँ क्या कह रही हैं आप, सुनाई नहीं दिया मुझे। हाँ चेंज बहुत कम होगा तब, बाकी के लिए तो ये बैठा हुआ है ना, है समझ में, बाकी के लिए तो आपके पास कहानी बैठी हुई है यहाँ पे रखी हुई है। अगर वो बहुत छोटा होगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इफ थीटा, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इफ थीटा वेरी स्मॉल, ठीक है क्लियर है बिल्कुल। अब मैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में आ जाऊँ, फिर से वही कहानी लूंगा, पानी से भरा हुआ जार लूंगा, उसके अंदर मैंने क्या किया है बॉल को रखा है, तो इसके ऊपर क्या एक्सर्ट होने लगेगा प्रेशर, प्रेशर के कारण इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा कम होगा, है ना। तो वॉल्यूम में क्या आ जाएगा चेंज, सीधा सीधा मतलब है, तो E इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको डेल्टा V अपॉन V, लेकिन क्या होगा ये माइनस में, क्योंकि पहले ज्यादा रहा होगा अब कम, पहले ज्यादा रहा होगा अब कम, तो जो चेंज आया वो कैसा आया माइनस में। अगर चेंज आपका क्या है कम है, यानी पहले से कम हो रहा है तो माइनस में, अगर चेंज ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब प्लस में, सिंपल मतलब है। आई बात समझ में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस में, तो ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो जाएगा। आई थिंक आपको तीनों बातें समझ में आ गई होंगी, हाँ या ना। अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर जरूर बताइएगा। क्लियर है इतना, बिल्कुल। अब अगर ये तीनों बातें क्लियर हैं आपकी, तो थोड़ा सा और आगे हम बढ़े और देखते हैं हम लोग, इसको आप नोट कर लीजिएगा। मैं हट गया था, आप पॉज कर लिए होंगे, पॉज करके स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिएगा, आपकी इच्छा। लिख रहे हो तो और अच्छी बात है, नहीं लिख रहे हैं समझ रहे हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, मतलब कुछ भी कर रहे हैं बस वीडियो देख रहे हैं अच्छी बात है। चलिए आगे देखिएगा। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर मैं इन दोनों को एक साथ पकड़ूं, जैसे स्ट्रेस और स्ट्रेन को, तो मैंने बोला कि ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक है किसके इलास्टिसिटी के। इलास्टिसिटी होगी ही तभी जब क्या होगा स्ट्रेस आएगा और उसके बाद स्ट्रेन। अगर ये दोनों नहीं रहेंगे तो इलास्टिसिटी का कैरेक्टरिस्टिक ही फेल मार जाएगा। लेकिन अगर थोड़ी सी बात को और गहराई में उतारी जाए तो आप थोड़ा ध्यान से सोचिए कि भैया अगर स्ट्रेस आएगा तो स्ट्रेन आएगा, मतलब इलास्टिसिटी ने बोला है कि भैया फोर्स लगाओगे तभी तो चेंज आएगा, दैट मीन्स स्ट्रेस आएगा तो स्ट्रेन आएगा, जितना स्ट्रेस आएगा उतना स्ट्रेन आएगा। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। कैसे भाई, जितना ज्यादा मैं खींचूंगा उतना ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स आएगी, उतना ज्यादा क्या आ रहा होगा चेंज आ रहा होगा डायमेंशन के अंदर, हाँ या ना। उतना ज्यादा बॉडी के शेप में क्या आ रहा होगा चेंज, तो बॉडी के शेप में चेंज का मतलब स्ट्रेन, और जितना ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ रहा है इसका मतलब स्ट्रेस। क्लियर है, जितना ज्यादा स्ट्रेस उतना ज्यादा स्ट्रेन। क्लियर है बिल्कुल, यानी स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। यहां से मैं क्या बोल सकता हूँ, यहां से मैं बोल सकता हूँ सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन। अब मैं यहाँ से इसको हटा दूं, क्योंकि हटाना तो पड़ेगा, इसके जगह पे मैं फिक्स वैल्यू लेके आऊंगा और ये क्या होगा E और E इंटू E हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। अब इसको क्या कर लो इसके नीचे, यानी E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। हो गया, मिल गया। और ये क्या है सर, तो ये है आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी प्रत्यास्थता गुणांक।
प्रत्यास्थता गुणांक। क्लियर है? ये आ गया आपका प्रत्यास्थता गुणांक। अब यहाँ तक आपने रिलेशन भी समझ लिया, दोनों बातें क्लियर कर ली। तो थोड़ी एक बात और समझ लीजिए, और वो क्या है, तो अगर मैं स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में ग्राफ बनाऊं, अगर मैं स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में क्या बनाऊं, ग्राफ, ठीक है। तो मैंने स्ट्रेस को यहाँ पे रख दिया और इसको कहाँ रख दिया, यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं ग्राफ बनाऊं, तो ग्राफ बनाऊंगा मैं तो देख पाऊंगा कि देखिएगा ये शुरुआत में कैसा जाएगा, लीनियर जाएगा, नहीं जाएगा, जैसा स्ट्रेस वैसा स्ट्रेन चल रहा होगा, सीधा चलेगा, दोनों के बीच में रिलेशन कैसा होगा, सीधा। लेकिन एक लिमिट के बाद इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी जस्ट बोला कि इलास्टिसिटी एक लिमिट तक ही काम करेगी। है ना? उसके बाद क्या आ जाएगी, प्लास्टिसिटी, यानी अब ये ऊबड़ खाबड़ आपको दिखाई देगा। ठीक है, ऊबड़ खाबड़ का मतलब समझ पा रहे हैं। स्ट्रेस अब अंदर से निकलेगा ही नहीं, अब फोर्स बढ़ाइए क्या होगा, चेंज बढ़ रहा है। देखिए स्ट्रेन में चेंज आ रहा है, लेकिन स्ट्रेस में कोई चेंज नहीं आ रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना? बस मैंने यहाँ पे ये दिखा दिया कि भैया यहाँ पे ऊबड़ खाबड़ स्थिति चल रही होगी। ठीक है, ऐसा नो। तो शुरुआत तक ये जो आपको दिख रहा है, ये आपको जो दिख रहा है, ये आपको इस पोजीशन तक, ये इलास्टिसिटी का पोजीशन है। ठीक है, इलास्टिसिटी का क्रम है। और स्ट्रेस स्ट्रेन का जो क्या होता है, कर्व, क्या बोलेंगे, कर्व। तो कर्व ही क्या होता है आपका, ई। क्या होता है, ई। ठीक है, ई क्या होता है, ई जो है कर्व है स्ट्रेस और स्ट्रेन का, ढाल है ये। ठीक है, क्लियर है? प्रवणता बोल सकता हूं मैं यहाँ पे, तो प्रवणता भी है। तो आई थिंक बात समझ में आ गई। यहाँ तक क्या रहेगी, इलास्टिसिटी रहेगी। तो हमको लग रहा है कि अब यहाँ से आप क्या हो रहे हैं, हैंग हो रहे हैं। तो आई थिंक यहाँ तक का जो कॉन्सेप्ट था आपको समझ में आ गया होगा। जो समझ में आ गया अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट वीडियो पे जाइए, वहाँ पे फिर इसको और डिटेल में समझा के मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, क्योंकि आज गर्मी ज़्यादा है, इसलिए यहीं पे रुकना ज़्यादा जरूरी है, तो गर्मी हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।